क्या 2024 बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं है? क्या टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है 400 पार, वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है? कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के में महारत हासिल है और 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है कि ग्राउंड पर हालत अच्छी नहीं है। सवाल तो है कि जो पार्टी 400 पार 400 जीतने का कॉन्फिडेंट हो, वो एक एक छोटे छोटे दलों से गठबंधन के लिए इतना क्यों जूझेगी? महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बीजेपी के साख पर बट्टा लग रहा है, एक एक नेता को शामिल कराया जा रहा है। लेकिन दूसरी एक बड़ी चीज है, जो पार्टी 400 पार का दम भरती हो और जिसके 400 पार जीतने की संभावना हो, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के फजीहत से क्यों घबरा रही है? सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एसबीआई को फंसा दिया, और ये साफ है, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 6000 करोड़ का चंदा 2018 से 24 तक सिर्फ बीजेपी को मिला है। 16000 करोड़ का चंदा जो आया है अब तक, जिसमें से 6000 करोड़ बीजेपी को, 12000 करोड़ उसमें रुपए भजाए गए हैं। 1100 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी मिले हैं, इसमें वो भी पीछे नहीं है। दूसरे नंबर पर है ममता बनर्जी को, उसके बाद नवीन पटनायक को, तमाम सवर्ण दलों को चंदा मिला है। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि सोचिए, चुनाव की सरगर्मी तेज होने से पहले ही एक चुनाव आयोग का इस्तीफा, वो सारा मुद्दे को गरमाता है। ठीक ऐसे ही 2014 में मनमोहन सिंह के समय में हो रहा था तमाम चीज़ें, चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन उस समय बस एक प्लस पॉइंट है नरेंद्र मोदी के साथ कि टीवी अखबार अभी भी उनके साथ बना हुआ है। जैसे आज इलेक्टोरल बॉन्ड की खबरें अब छाई हुई है, लेकिन मीडिया अब सीए एनआरसी पर बहस करे क्योंकि अधिसूचना जारी हो गई है। लेकिन मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सोचिए, सबसे पहले दिल्ली के सांसद और क्रिकेटर भी, उनकी एक अपनी साख है। गौतम गंभीर ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी मेरे नाम पर कंसीडर मत करे। उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, उसके बाद असहज हो गई बीजेपी ने, अपने 4 सांसदों के तो टिकट काट दिए हैं। अभी तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट नहीं आई है, देखिए आज तक आ सकता है, शाम तक। लेकिन गौतम गंभीर के बाद जयंत सिन्हा, जो बड़े नेता हैं झारखंड के, उन्होंने कहा कि मुझे भी चुनाव नहीं लड़ना है, माफ कर दीजिए। उसके बाद पवन सिंह ने आसनसोल से टिकट लौटा दिया। अभी हरियाणा में एक बड़े नेता ने, जिनके पिता भी बड़े नेता थे, वो भी, उन्होंने बीजेपी के सीटिंग सांसद, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। आज राजस्थान के चूरू के सांसद राहुल कासवान ने पार्टी छोड़ दी और वो सीटिंग सांसद है, वो चले गए हैं कांग्रेस के पाले में। तो लगता है कि जो आपको बताया, क्या जानबूझकर, चूंकि ग्राउंड पर स्थिति खराब है, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि अपने आप को मजबूत दिखाया जाए। कई तरह की कहावतें हैं इस देश में कि जब आदमी दिया बुझने से पहले फरफराता बहुत है। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने साइनिंग इंडिया का नारा दिया था। उस समय भी मीडिया मैनेजमेंट में प्रमोद महाजन का कोई सानी नहीं था और मीडिया उनके इशारे पर काम करता था। लेकिन आज सोशल मीडिया है और सबसे ज़्यादा टीवी अखबार को मैनेज करने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे ज़्यादा आलोचना झेलने वाले प्रधानमंत्री के तौर पे भी जाने जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी कस के खिंचाई होती है और लोग जो हैं वो लगातार सवाल पूछते हैं। वही सोचिए, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। अभी तक वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हो, सड़क का उद्घाटन हो, कभी आपने देखा प्रधानमंत्री ने किसी और को बोलने दिया हो? क्योंकि वो खुद ही 24/7 वाले प्रधानमंत्री हैं। विदेश दौरा में विदेश मंत्री का कोई काम नहीं, उद्घाटन में उस मंत्रालय का कोई काम नहीं। रेल का उद्घाटन हो, चाहे परिवहन मंत्रालय का उद्घाटन हो, जो भी हो, अगर आपको जीएसटी लागू करना है, कोरोना संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना है, सरकार जो भी अच्छा बुरा करे, चेहरा हमेशा प्रधानमंत्री का होता है। हद तो तब हो गई थी जब दिल्ली में एक ऐड छपा, प्रगति मैदान में हर साल इंटरनेशनल बुक फेयर लगता है, उसमें जो एमएचआरडी के मंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी तस्वीरें गायब थी और प्रधानमंत्री की तस्वीरें थी। लेकिन आज जो 30 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ तो गडकरी उसमें बोलते हुए नजर आया और प्रधानमंत्री उनसे इंटरेक्शन कर रहे थे। तो क्या जिस तरह से नितिन गडकरी को, खासकर उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सूले ने जिस तरह से उनको अप्रोच किया था कि आप हमारे साथ चुनाव लड़ सकते हैं,
इस वजह से अब चुनाव के समय कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को लगने लगा है कि हमारा कोई बड़ा प्लेयर कहीं इधर उधर ना जाए, क्योंकि वो बड़ा डैमेज कंट्रोल होगा। लेकिन राहुल कासवान हो या उसके बाद हरियाणा के एक सिटिंग सांसद हो, ये सब जिस तरह से जा रहे हैं वो एक अच्छे संकेत नहीं है। और ग्राउंड पर मैं फिर कह रहा हूं कि आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जो हैं वो मोदी सरकार से ज़्यादा जातिवाद, मनुवाद से दुखी हैं। नौकरियों में जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, कॉर्पोरेट सेक्टर जिस तरह से हावी है, महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसको राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है। और 2024 में उन्होंने वादा किया कि हम 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, ये बड़ी खबर है। उसके बाद सोचिए तो नितिन गडकरी को आज जिस तरह से प्रधानमंत्री अप्रोच कर रहे थे, इससे लगता है कि वो अपनी पिछली गलतियों को तो कम से कम समझ रहे होंगे, या चुनाव है। उसके बाद तो एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में उन्होंने आज जिस तरह से मौका दिया। वहीं महान दल के नेता जो है मौर्य जी, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि मायावती जी कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। महान दल के नेता फिलहाल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सपा और बसपा एक हो जाए। मायावती जी ने अभी 2 बार कह दिया है, लेकिन अभी बहुत खेल बाकी है। राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता है। अभी चुनाव की अधिसूचना जारी होने दीजिए, आचार संहिता लगने दीजिए, आपको बहुत चीज़ें बदलता हुआ दिख सकता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ सम्मानजनक तरीके से अगर उनको सीटें मिलती हैं तो वो बड़ा मतलब हो सकता है। कांग्रेस जरूर चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस को इससे देश के कम से कम आधा दर्जन राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों में जो उसके वोट कटने हैं वो मायावती जी से गठबंधन में आते हैं, तो ये एक बड़ी खबर होगी। बिहार में अभी भी मामला फंसा हुआ है और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार के बीजेपी के पाले में जाने से और तेजस्वी यादव के लिए अपर हैंड्स हो गया है, क्योंकि उनको सीटें ज़्यादा मिल रही है और मैनेजमेंट के लेवल पर है। तो टीवी अखबार के बावजूद बीजेपी की ग्राउंड पर स्थिति ठीक नहीं लग रही है। अगर ऐसा होता तो वो छोटे छोटे दलों को जिस तरह से सर आंखों पर बैठा रही है और उनको कंसोल कर रही है, ये एक बड़ा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया। और सोचिए, ममता बनर्जी सबसे कमजोर, अभी बीजेपी को गेन करने के लिए 3 ही राज्य दिख रहे हैं, चाहे उड़ीसा में वो गेन कर सकती है, पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी की वजह से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से जाना पड़ा, क्योंकि उनके नाम पर सबसे ज़्यादा असहमति ममता बनर्जी को थी। ये बड़ी खबर है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जिस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उसने जरूर SC ST OBC को उनके तरफ खींचा है। और इसलिए गठबंधन का फायदा यूपी में, बिहार में, चूंकि 3 बड़े राज्यों में जो हिंदी बेल्ट है, जहां बहुजन आंदोलन बहुत तेज है, वहां OBC दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। झारखंड में ट्राइबल दलों के साथ गठबंधन है। हेमंत सोरेन, उनके जेल जाने के बाद उनका ग्राफ बढ़ा है। यूपी में समाजवादी पार्टी गठबंधन में है कांग्रेस के साथ। बिहार में RJD गठबंधन में। मैं अभी भी कह रहा हूं मायावती जी बड़ी फैक्टर है। अगर वो आती हैं तो 10 से 12% वोटों का इजाफा हो सकता है, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस इन 3 राज्यों में, यूपी, झारखंड और बिहार में, OBC दलों के साथ गठबंधन में है और ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि कांग्रेस का अतीत बहुत बेदाग नहीं रहा है, अतीत बहुत दागदार है सोशल जस्टिस को लेकर। और राहुल गांधी जो हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल करा रहे हैं लेकिन अपने ही सवर्ण नेताओं को। लेकिन सवाल है कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, 50% कैप हटाएंगे, क्या ये राहुल गांधी का पुनर्जन्म है? क्या ये कांग्रेस का पुनर्जन्म है? क्योंकि अभी उनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, उनकी राजनीतिक समझ है सोशल जस्टिस को लेकर। राहुल गांधी लगातार है, इसमें कई सारे लोग हैं, चाहे अनिल जयहिंद हो, प्रोफेसर रतन लाल हो, इन लोगों से लगातार राहुल गांधी की मुलाकात हो रही है। तो सवाल है कि क्या सोशल जस्टिस को लेकर ये लोग गाइड कर रहे हैं उनको, क्या ये लोग उनको बता रहे हैं, और क्या कांग्रेस ये सब करेगी? 2014 में कांग्रेस ने बहुत खेल खेला है। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई, उसमें लालू यादव, रामविलास पासवान, बेनी वर्मा जैसे लोग बड़े नेता थे। अर्जुन सिंह ने OBC को रिजर्वेशन दिया था कॉलेज में। लेकिन 2009 में जैसी कांग्रेस दोबारा मजबूती से वापस आती है, तमाम OBC नेताओं को धत्ता बता दिया जाता है, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे रामविलास पासवान हो, बेनी प्रसाद वर्मा हो। अर्जुन सिंह को बाहर कर दिया गया था और 3 सवर्ण नेता जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वो चला रहे थे पार्टी को, चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और उसके बाद कपिल सिब्बल आज पार्टी से बाहर है। समाजवादी पार्टी ने पता नहीं क्यों उनको राज्यसभा भेजा है।
लेकिन अब अखिलेश यादव पर भी आऊँगा, वो समझ रहे हैं जिस चीज़ को, सोशल जस्टिस को। अभी भी अब प्रणब मुखर्जी रहे नहीं, वो बाद में बीजेपी के पाले में बैटिंग करने लगे थे। पी चिदम्बरम पार्टी में टिके हुए, लेकिन ग्रीन हंट जैसा मामला हो, जाति जनगणना के आंकड़े रोक लिए गए, ये तमाम चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी देखिए क्या करते हैं, अभी दोनों तरफ से चीज़ें बची हुई है। चुनाव तक आपको कुछ बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी दिख सकता है, लेकिन विपक्ष भी है इस बार बहुत तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड पर लोग बहुत नाराज हैं। जिस तरह से लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर ऋतु, मैं एक मुफ्त की सलाह, कोई माने न माने, अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर लक्ष्मण यादव चाहे डॉक्टर ऋतु या फिर उमर खालिद जैसे लोगों को, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, बैकवर्ड समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, अगर इस तरह के कुछ पॉलिटिकल क्रूसेडर को टिकट दिया जाता है तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है विपक्षी दलों के लिए। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से आपको लड़ना है तो बड़े पॉलिटिकल आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं, 50 सीटों में जिस तरह से कांग्रेस ने 15 सवर्णों को टिकट दिया, लेकिन ये दक्षिण भारत का मामला ज़्यादा दिख रहा है। हिंदी पट्टी में अगर ये लोग दलित पिछड़े आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ाते और खासकर अति पिछड़ी जातियों को ये ज़्यादा टिकट नहीं देते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आपको रिजर्व सीट से आगे टिकट देना पड़ेगा। जीत का एक ही फॉर्मूला है 2024 में, अगर इन दलों ने गैर सवर्णों को ज़्यादा टिकट दिया तो इनके जीत के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये जैसे बीजेपी 15% मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती है और जो टिकट बचता है वो ओबीसी पर खर्च करती है, सवर्णों का रिप्रेजेंटेशन वो 50% से ज़्यादा रखते हैं, एससी एसटी को आज भी वो रिजर्व सीट तक टिकट दे रहे हैं, तो हिंदी पट्टी में बीजेपी को हराने का एक ही तरीका है कि दलित पिछड़े आदिवासियों को ज़्यादा टिकट दे अगर विपक्षी दल, तब कोई संभावना बन सकती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।